हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली में नेक्स्ट टू मॉडल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बर्ट्रैंड एंड एजवर्थ मॉडल। कुर्नेट मॉडल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब कुर्नेट मॉडल से ये वाले मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होने वाली है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। ये मॉडल्स आपको अच्छे से बिल्कुल अच्छे समझ आएंगे। कुन्नट में थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन होने की वजह से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको वो पूरा का पूरा कुन्नट का मॉडल समझ में आ जाए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले बात कर लेते हैं आपके बर्ट्रैंड मॉडल की। द फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफ बर्ट्रैंड। उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था 1883 में। इन्होंने क्या है अपनी थ्योरी में कुर्नेट के मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी कुछ अजम्पशन को क्रिटिसाइज़ किया है। जो पहली उसकी बेसिक अजम्पशन ही थी, जो कुर्नेट में राइवल फर्म क्या है अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगी, उन्होंने इसी अजम्पशन को क्रिटिसाइज़ किया है। क्लियर है? He criticized the basic assumptions of the coordinate that the rival will keep its output constant. On the contrary, बर्ट्रैंड मॉडल किस पे बेस है? अब इसने तो कोऑर्डिनेट के मॉडल को आउटपुट कांस्टेंट को क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन ये खुद का मॉडल क्या लेके आया है? इसकी अजम्पशन ये थी कि राइवल्स इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट प्राइस रखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस को रखेंगे, आउटपुट कांस्टेंट नहीं लेकर चलेंगे। वो समझेंगे कि मेरी जो राइवल फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखने वाली है, तो इसमें हम लोग क्या अजम्पशन लेकर चले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको याद रखना है, जो इसका मेन आपका क्रक्स है, दैट इज द राइवल्स विल मेंटेन अ कांस्टेंट प्राइस। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड, ईच फर्म इज फेस्ड बाय द सेम मार्केट डिमांड। अब हर फर्म की अब क्या होगी, मार्केट डिमांड सेम होगी, और इनका क्राइटेरिया क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमाना। दैट द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। ये मानेंगे कि मेरी दूसरी फर्म ने प्राइस को कांस्टेंट रखा है, मैं अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राइस लेकर मैक्सिमाइज करता जाऊँ। अजम्पशंस है इसमें भी कुछ, देयर आर द टू कॉम्पिटिटिव फर्म्स। ये देखो दो आ गया ना इसमें, इसीलिए हम इसको ड्यूपोली मॉडल्स में भी इंक्लूड करते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूपोली आ जाए ओलिगोपोली आ जाए, मॉडल्स यही चलने वाले हैं। तो ईच फर्म इज़ परफेक्टली अवेयर ऑफ द डिमांड कर्व, क्योंकि दोनों की डिमांड कर्व सेम लेनी है, तो एक दूसरे को अपनी डिमांड कर्व के बारे में पूरा पता है। हर फर्म का एम क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। एंड लास्ट वन इज कि वो अजम्पशन लेकर चलेंगे कि मेरी जो राइवल फर्म है वो अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगी, दैट विल कीप देयर प्राइस कांस्टेंट, तो कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज इट्स प्राइस। तो ये आपकी फोर्थ अजम्पशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। बर्ट्रैंड का सारा मॉडल आपके कर्व से ही समझा जाएगा। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कर्व्स की, कि बर्ट्रैंड के मॉडल के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, रिएक्शन कर्व्स की, ऑफ द रिएक्शन कर्व्स ऑफ बोथ द फर्म्स ए एंड बी। प्राइस आपका शो होगा वाई एक्सिस पे, आउटपुट होगा आपका फर्म ए का ऑन द एक्स एक्सिस और फर्म का उसका x1 एक्सिस पे, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए हम दोनों में ही क्या ले रहे हैं, एक ही डायग्राम में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सारी की सारी डायग्राम ही पहले बता देती हूँ, क्योंकि उसी के रिलेटेड आपकी ये सारी डिमांड कर्व्स बनाई जाएंगी और कितनी आउटपुट वो लोग प्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो बताया जाएगा। तो डायग्राम आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखी है पूरी, तो तभी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आएगी। सर ये थोड़ा बीच में आएगा, क्योंकि दोनों की हमने क्या लेना है, सेम लेना है। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, दोनों का प्राइस हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस पे दोनों का प्राइस हो जाएगा, इधर आपकी एक्स एक्सिस होगा और इधर आपका क्या होगा, x1 एक्सिस। जो हमने लिया है कि बर्ट्रैंड मॉडल में दो रिएक्शन कर्व दिखाई जाएंगी ए और बी की, जो प्राइस है वो वाई एक्सिस पे शो हो जाएगा। क्लियर है? और आउटपुट जो फर्म ए की है वो एक्स एक्सिस पे होगी और आउटपुट फर्म बी की x1 एक्सिस पे होगी। अब लोग हम डिमांड कर्व बना लेते हैं, क्योंकि सारी मार्केट उन्होंने कवर करनी है। तो ये है डिमांड कर्व बच्चे, वाई एक्सिस पे लिया है तो वाई क्यू ए। ठीक है,
ए फर्म की इधर बनाने जा रहे हैं और इधर आ जाएगी वाई क्यू बी। ठीक है, ये क्या है बच्चे, दोनों की डिमांड कर्व है। वाई क्यू ए इज द डिमांड कर्व ऑफ फर्म ए एंड वाई क्यू बी इज द डिमांड कर्व ऑफ फर्म बी। अब मैक्सिमम आउटपुट जो कि फर्म ए सेल करवाना चाहती है वो क्या है, ओ क्यू ए। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम आउटपुट है, ये पूरा का पूरा ओ क्यू ए इज द मैक्सिमम आउटपुट जो एक फर्म प्रोड्यूस करवाना चाह रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं, फर्म ए की। और मैक्सिमम आउटपुट एक फर्म बी जो प्रोड्यूस करवाना चाहेगी वो होगी ओ क्यू बी। क्लियर। अब सपोज करते हैं सबसे पहले फर्म ए एक्ट करती है और वो कुछ प्राइस को तय कर लेती है जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट कमाने जा रही है। तो उसने प्राइस ले लिया ओ पी। यहाँ पर ये बच्चे फर्म किसकी, ए की बात हो रही है। ओके, यहाँ लिख दे रही हूँ, ये ओ पी किसने प्राइस लिया है, ए फर्म ने, कि मैं यहाँ पर प्रोड्यूस करवाऊंगी अपनी आउटपुट को, प्राइस इतना लूँगी और आउटपुट मेरी ये हो जाएगी मैक्सिमम आउटपुट। कितनी निकल के आई, ये आ गई इसकी ओ एन आउटपुट। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस उसने लिया ओ पी, इस पे वो आउटपुट अपने सेट कितनी करती है, ओ एन। अब आ गई फर्म बी, मार्केट में आ गई। इसने क्या किया, आते ही ये अजम्पशन क्या लेके चली कि मेरी जो फर्म राइवल फर्म ए है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। तो इसको ये अजम्पशन लेते हुए इसने प्राइस क्या है ये तय कर लिया, OP1। क्लियर है। और यहाँ पे अपनी ये आउटपुट कितनी प्रोड्यूस करवा रही है, OM। ये बच्चे फर्म बी का है रिएक्शन। तो फर्म बी जब एंटर हुई उसने मान के चला कि मैं OP1 प्राइस लूँगी और कितना प्रोडक्शन करवाऊँगे, OM का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब ये देखते हुए क्या हुआ, इस लोअर प्राइस पे जब फर्म बी ने ये लोअर प्राइस लिया तो ए के कस्टमर्स क्या है बी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि वही चीज़ उनको क्या है कम रेट पे कम दाम पे मिल रही है। तो जब ए ने देखा कि ये क्या हो रहा है कि मेरे कस्टमर सारे के सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, बी की तरफ, तो इसके रिएक्शन में फर्म ए ने क्या किया, प्राइस उसने माना कि अब फर्म बी अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगी, ये चेंज नहीं करेगी, तो मैं अपना कुछ प्राइस थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो उसने और कम कर दिया, वो आ गई OP2 प्राइस पे। और यहाँ पे आउटपुट कितनी प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट बढ़ के हो गई ON1। तो ये किसने रिएक्ट किया है, अब फर्म ए ने रिएक्ट किया। क्लियर है। अब फिर से क्या है, फर्म बी देखती है कि ज़्यादातर जो मेरे ग्राहक हैं वो फर्म ए की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न है। तो इसने एज अ रिएक्शन में फर्म बी ने और भी प्राइस को लो कर दिया, वो लेकर आ गई OP3। ठीक है, जहाँ पे वो प्रोडक्शन करवा रही है OM1 का। तो ऐसे ही क्या है, एक्शन रिएक्शन का खेल चलता है और इनके बीच में एक कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है कि सारी की सारी कहीं ना कहीं पर पहुंचकर क्या है, ये अपने दोनों सारी की सारी मैक्सिमम आउटपुट को बेच डालती है। लेकिन कहाँ पर बेच डालेगी, जहाँ पर उनका प्राइस ही ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि इतना प्राइस तो वो कम करती जा रही है, तो ज़ीरो प्राइस पे लेकर वो सारी अपनी इंटायर आउटपुट को क्या करेगी, बेच डालेगी। बस ये था आपका बर्ट्रैंड का मॉडल। और बर्ट्रैंड ने ये कहा है कि ऐसे फर्म्स अगर चलती है कि प्राइस कांस्टेंट मानकर चलती है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा उनको क्या होगा, एक एग्रीमेंट साइन अप कर लेना चाहिए। फर्म्स शुड मेक एन एग्रीमेंट कि वो क्या करेंगी, अपना शेयर रख लेंगी। जैसे हमने कूडनेट में किया था ना कि अगर वो एग्रीमेंट साइन कर लेती है तो वो अपना हाफ पार्ट को डिवाइड कर लेगी, 1/3 पार्ट की बजाय दोनों फर्म्स हाफ पार्ट ले लेंगी। वैसे ही कहते हैं अगर ये एग्रीमेंट साइन कर ले तो दोनों को ही बेनिफिट हो जाएगा, दोनों ही हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलती हैं तो दोनों को ही लॉस होगा। तो मतलब कल्यूजन ना होने की वजह से, इनमें एग्रीमेंट ना होने की वजह से ये अपना कहीं ना कहीं ज़ीरो प्राइस पे पहुंच जाएंगी, जहाँ पर ये सारा अपना आउटपुट क्या करवा देगी, सेल करवा देगी। तो ये आपका बच्चे था बर्ट्रैंड का मॉडल। क्लियर है। सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये वहाँ पर आपको दी गई है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया है वैसे ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी गई है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये देख लीजिए, फर्म बी रिएक्ट करती है, अपना क्या है प्राइस रिड्यूस करवा देती है OP3 से। ठीक है, एंड दिस रिड्यूस प्राइस फर्म बी विल बी एबल टू सेल OM आउटपुट
इनमें इन दोनों के बीच में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है और ज़ीरो प्राइस पे ये दोनों आउटपुट को बेच डालते हैं. हाउएवर इफ बोथ द फर्म्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दे विल बी एबल टू शेयर द मार्केट जॉइंटली एंड रीप द बेनिफिट ऑफ चार्जिंग हायर प्राइस. तो अगर एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं तो ये दोनों फर्म्स क्या है हायर प्राइस पे चार्ज कर सकती हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजवर्थ का मॉडल. तो बर्टन का मॉडल तो बहुत इजी था. अब एजवर्थ क्या कहता है, एफडब्ल्यू एजवर्थ ने डेवलप किया है अपना मॉडल 1897 में. तो बट फॉलोड सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ कुर्नेट मॉडल. इसने अब क्या लिया है, इसने लिया कि इसने बर्टन और कुर्नेट के पॉइंट्स को जोड़ा है. तो डेवलप उसने किया था अपना मॉडल. ऐसा हम लोग ये भी कह सकते हैं उसने बर्टन के मॉडल को और भी ज़्यादा डेवलप किया, लेकिन फॉलो की किसको, कुछ अजम्पशन कुर्नेट की. तो अजम्पशंस ली है, देयर आर टू फर्म्स एंड बोथ फर्म्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब देखो कुर्नेट की अजम्पशन क्या ली उसने कि दे आर प्रोड्यूसिंग एट अ जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो कुर्नेट ने कहा था ना कि यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं पड़ रही, तो वैसे ही एजवर्थ ने भी कहा है. नेक्स्ट इज ईच फर्म हैज़ अ मैक्सिमम आउटपुट रेट. सभी फर्म दोनों जो फर्म है उनका क्या है मैक्सिमम आउटपुट रेट, एक ना एक वो मैक्सिमम आउटपुट लेकर चलेगी. ईच फर्म बिलीव्स दैट इट्स राइवल विल होल्ड प्राइस कांस्टेंट. अब ये देखो ये किसकी है अजम्पशन, ये है बर्ट्रैंड की. बर्ट्रैंड ने कहा था कि प्राइस को कांस्टेंट रख के चलेंगे, तो इसने ये वाली अजम्पशन तो कुर्नेट से उठा ली ये वाली, और ये उठा ली आपकी किससे, बर्ट्रैंड से. तो ये दोनों को मिलाकर इन्होंने कंबाइन करके एक्सप्लेनेशन दी है. अब बात करते हैं, पहले डायग्राम ही मैं आपको बता देती हूँ, फिर से आपको एक्सप्लेनेशन क्या है पढ़ना इजी हो जाएगा. तो इसमें भी क्या करना है बच्चे, एक में ही दोनों को बनाना है. ये ले लीजिए, ये हमने लिया ओ पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन है आपका, और यहाँ पे मैंने ले लिया y जैसे प्रीवियस में आपका लिया गया था. तो प्राइस आपका शो हो रहा है y एक्सिस पे. अब यहाँ पे जो आपके a की जो क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी ये वाली, डिमांड का हम मान के चलते हैं, ये बन जाएगा QA. A फर्म इधर है और ये आपकी बन जाएगी QB. ये है, ये आपकी आउटपुट्स हैं जो नीचे की तरफ है. तो OQA आउटपुट है फर्म A की जो लेफ्ट की तरफ शो हो रही है ओरिजिन से, और OQB क्या है आउटपुट B की जो राइट पे शो हो रही है. सपोज करो कि दोनों की दोनों फर्म्स सिचुएट करती है साइड बाय साइड, जो हमने बना दिया है, और ये होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करवा रही है और ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट पे करवा रही है. सो इंटायर मार्केट को हमने डिवाइड कर दिया है इक्वली A और B के बीच में. YQA हमने ले लिया डिमांड कर्व किसकी है, फर्म A की. YQB आपकी डिमांड कर्व है फर्म B की. और हर फर्म अपना एक मैक्सिमम अचीवेबल रेट रखती है आउटपुट का और सेल को बढ़ाती है. सो द मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट फॉर फर्म A विल बी ON1. तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो ON1 है ना, यहाँ पर इसका मैक्सिमम मतलब आउटपुट रेट है किसका, फर्म A का है, और B का है बच्चे आपका ये वाला OM1. मतलब इधर की तरफ A का कितना है, ON1 है, और B का OM1 है. अब सपोज करो पहले फर्म A एंटर करती है मार्केट में, ठीक है. फर्स्टली इट विल प्रोड्यूस ON यूनिट्स एट OP मोनोपली. ये तो इसका बच्चे आउटपुट मैक्सिमम था, लेकिन ये क्या करती है प्राइस को ज़्यादा रख के कितनी प्रोडक्शन करवाती है आपकी. यहाँ पे मैं प्राइस ले लेती हूँ OP, क्लियर है, और इसकी ये प्रोडक्शन कितनी हो रही है बच्चे ON. अभी फर्म A ने एंटर ही किया है और उसने मोनोपली प्राइस रख लिया अपना OP, और यहाँ पे वो ON की प्रोडक्शन करवा रही है. सो इसको क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है ON, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ E1, ON E1 और P. मतलब ये इसका क्या है सारा का सारा प्रॉफिट निकल के आएगा. क्लियर है, क्योंकि ये अपने मोनोपली प्राइस पे बेच रही है सामान को, और आपका ON E1 P का प्रॉफिट निकल के आएगा मोनोपली का प्रॉफिट. अब फर्म B एंटर करती है मार्केट में और अज्यूम क्या करती है कि A ने अपने प्राइस को कांस्टेंट रखा होगा. सो फर्म B अपना प्राइस थोड़ा सा कम रख लेती है OP से. अभी मान के चलो मैं पॉइंट जस्ट यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ, B ने ना ये वाला क्या है आउटपुट लेकर चली,
तो बी यहाँ पे लेकर चली और अपने क्या है सेल हिज मैक्सिमम आउटपुट OM1। अब सीधा का सीधा बी ने क्या किया, मैं आपको पहले तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चे क्या होता है कि इसमें भी ना बर्ट्रैंड के मॉडल की तरह ही चलेगा। वो धीरे धीरे क्या है, फर्म बी ने यहाँ पे प्रोडक्शन करवाई, ठीक है, फिर फर्म ए एज अ रिएक्शन में और प्राइस कम कर देती है, फर्म फिर आके बी अपना प्रोडक्शन को और कम कर देगी, ऐसे ही ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हम जीरो पर पहुँचेंगे। इनका मतलब क्या है कि मैं ON1 अपना मैक्सिमम आउटपुट रख रही हूँ और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं OM1। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फर्म्स हैं, फर्म ए ने ON1 मैक्सिमम आउटपुट रखा, फर्म बी ने क्या रखा OM1, यानी N1 और M1। बस ये पॉइंट ही आएगा इसका, ये हम P1 ले लेते हैं, यही पॉइंट इसका, इसके नीचे नहीं वो जाएंगे क्योंकि वो क्या सोचते हैं हम अपना मैक्सिमम आउटपुट रेट इधर उधर नहीं करेंगे, यहीं तक तो खड़े ही रहेंगे। मतलब OP1 प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे, सिर्फ इधर इधर घूमते रहेंगे, OP1 और OP में ही घूमते रहेंगे बस। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्म बी जब एंटर करती है ना, वो थोड़ा सा नीचे प्राइस रख लेती है, ठीक है, और अपने मैक्सिमम आउटपुट तक पहुँचने की कोशिश करती है। इसको देखते हुए जो फर्म है बी प्राइस थोड़ा सा कम होता है ए से, तो एज अ ए क्या रिएक्ट करती है, फिर वो थोड़ा सा प्राइस और कम कर देती है, ये सोचती है कि बी ने अपना प्राइस को कम नहीं किया होगा। तो वैसे ही वैसे चलते चलते ये अपने मैक्सिमम आउटपुट तक, ये ON1 तक पहुंच जाती है, ये OM1 तक पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंच के वो P1 प्राइस OP1 प्राइस पे दोनों आ जाती हैं। सो इसका मतलब क्या है कि फिर OP1 प्राइस से तो घूम कैसे रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है बच्चे, कि जब वे OP1 प्राइस पे आ गई ना, तो अकॉर्डिंग टू एजवर्थ हम देखने को क्या मिलता है कि जो फर्म ए है ना, वो सोचती है अब बी तो भाई अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ चुकी है, अब ये प्राइस नहीं चेंज करेगी। फर्म ए फिर से शुरू करती है मैक्सिमम आउट मतलब प्रॉफिट लेने की वजह से ना प्राइस को और बढ़ा देती है, फिर OP पे पहुंच जाती है, OP पर पहुंच गई, फिर उसने सेल करवा दिए ON यूनिट्स, मतलब फिर से उसको मोनोपोली प्रॉफिट आना कितना शुरू हो गया ONE1P। तो इसको देखते हुए क्या है, फर्म जो ए है फिर से OP प्राइस कर लेगी, फिर से करेगी तो फर्म बी फिर से शुरू हो जाएगी अदर रिएक्शन में, वो इतना प्राइस कर लेगी, फिर फर्म ए इतना कर लेगी, फर्म बी इतना कर लेगी, ऐसे ऐसे करते करते ना ये दोनों की दोनों फर्म इसके बीच में ही घूमती रहती है। तो दैट मीन्स इससे कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आउटपुट अपना मैक्सिमम लेकर चले हैं कि हम इस आउटपुट से नीचे नहीं प्रोडक्शन करवाएंगे। ON1 किसका है, फर्म ए का, और OM1 किसका है, फर्म बी का। तो ये आपका था दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका, कुर्नट का एंड बर्ट्रैंड के मॉडल का। तो ये एजवर्थ ने कहा है। ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी गई है, कौन सी डिमांड कर्व किसकी है। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स ले सकते हो, ये E1 है, F1 है, ये पॉइंट आपका जो बी का निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी का पॉइंट अगर ले लेते हैं कि थोड़ा सा नीचे प्रोडक्शन करवाती है, तो बी का हम पॉइंट यहाँ पे E ले लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसे क्या है, ये दोनों दोनों अपना प्रोडक्शन क्या है करवाती जाती है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, तो ये इनका चलता रहता है। ये सारा का सारा बच्चे मैंने एक्सप्लेनेशन दी गई है, जैसे बताया है बिल्कुल वैसे ही है, आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। जैसे इसमें सपोज करो फर्म ए पहले एंटर हुई, उसने प्रोडक्शन करवाई OP प्राइस पे, ठीक है, मोनोपोली प्रॉफिट हो गया, फिर फर्म बी एंटर कर देती है, वो अज्यूम करती है ए ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया होगा, थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करती है OP से, और OM1 आउटपुट को प्रोडक्शन करवा लेती है। इन अदर वर्ड्स फर्म बी प्राइस बिंग लोअर देन ए, प्रोडक्ट्स उनके आइडेंटिकल है, तो फर्म बी सेल करती है ज़्यादा और कैप्चर करती है ए की मार्केट को बहुत ज़्यादा। फिर ए क्या करती है, अज्यूम करती है फर्म बी ने अपने प्राइस को चेंज नहीं किया होगा, तो फर्म ए अपने प्राइस को थोड़ा लो कर लेती है बी से और अपना मैक्सिमम आउटपुट ON1 सेल करवा देती है। इस प्रोसेस में वो बी की मार्केट को कैप्चर कर लेती है। सो द फर्म बी अज्यूमिंग कि फर्म ए ने अपने को चेंज नहीं किया होगा, फिर उससे भी थोड़ा सा पॉइंट रख लेती है और ऐसे चलता रहता है। तो दस अकॉर्डिंग टू एजवर्थ प्राइस क्या है, लोअर होता जाएगा ए और बी का अंटिल द प्राइस OP1 इज रीच, जब तक OP1 तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि यही उनका मैक्सिमम आउटपुट वाला क्या है, प्राइस है। बट व्हेन द प्राइस इज OP1, जब वहाँ OP1 प्राइस पे पहुंच जाते हैं, द फर्म ए फिर एजवर्थ के अकॉर्डिंग क्या करती है कि फर्म बी अपनी प्राइस को मेंटेन करके रखेगी, तो फर्म ए रेज कर देती है फिर से प्राइस OP पे,
फिर से सेल करवाने लग जाती है, मोनोपोली प्रॉफिट कमाने लग जाती है। कॉन्सिक्वेंटली ए राइजेज द प्राइस टू ओपी, फिर वही बच्चे सिस्टम चलता रहता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या निकल के आता है, वाई इज इट दिस प्रॉफिटेबल, कि प्रॉफिटेबल क्यों है, क्या मोनोपोली प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, बिकॉज एट दिस पॉइंट मोर मनी कैन बी मेड बाय चार्जिंग मोनोपोली प्राइस, कि ए यहाँ पे क्या करवा सकती है, ज़्यादा प्राइस चार्ज करवा के मोनोपोली प्राइस पे प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है, प्राइस टू कंज्यूमर दैट द अदर फर्म कैन नॉट अकोमोडेट, बिकॉज द आउटपुट क्या है, लिमिटेड है। मतलब ए ने अब अपना क्या है, प्राइस अचानक से बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो कहते ए के लिए ये चीज़ प्रॉफिटेबल क्यों है, क्यों उसने ऐसे प्राइस को बढ़ाया है, क्योंकि बच्चे बी ने अपनी पूरी की पूरी आउटपुट को कैप्चर कर लिया था OM1। अब इससे ज़्यादा वो आउटपुट को प्रोड्यूस करा नहीं सकता, क्योंकि इसकी आउटपुट बिक गई है सारी की सारी। सो आउटपुट लिमिटेड है, तो ए को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। नाउ बी ऑब्जर्व इफ इट रेजेज इट्स प्राइस फ्रॉम OP1 टू एन अमाउंट स्लाइटली बिलो OP, while A maintain the price OP, he can sell his entire output and earn a greater profit। और यहाँ पे B क्या ऑब्जर्व करती है, अगर वो अपना प्राइस को क्या है ज़्यादा रखती है OP1 से थोड़ा सा स्लाइटली, टू एन अमाउंट स्लाइटली, और OP से थोड़ा कम, OP1 से थोड़ा ज़्यादा, तो वो क्या मेंटेन कर सकती है, अपना ज़्यादा प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हैं। मतलब बात वही है, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे OP1 और OP के बीच में घूमते रहते हैं। सो ही रेजेस प्राइस अकॉर्डिंगली। फिर से ए रिकॉग्नाइज करती है और अपने प्राइस को थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करती है। तो ये ऐसा इनके बीच में चलता ही रहता है। तो उन्होंने क्या है, कॉन्टिन्यूसली ये क्या है, OP1 OP के बीच में घूमते रहते हैं। तो एजवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, डिओपोली का मॉडल अनस्टेबल और इनडिटर्मिनेट है, कि यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी मिली ही नहीं, हमें पता ही नहीं है वो कितना प्राइस रखना चाहते हैं, कितना चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्म्स क्या हैं, घूम रही हैं, एक दूसरे की एक्शन रिएक्शंस में ही घूम रही हैं। तो ये था बच्चे एजवर्थ का मॉडल। आई होप अब आपको अच्छे से ये दोनों मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।